हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 1 से लेकर 395 तक के सभी अनुच्छेदों को डिटेल से डिस्कस करेंगे। मैंने इस वीडियो में उन प्रश्नों को शामिल किया है जो हर एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं और आगे भी आने की पूरी संभावना है। इन सभी प्रश्नों को हम एमसीक्यूज फॉर्मेट में कवर करेंगे ताकि आपको बहुत ही सरलता से याद हो जाए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यह संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में किसी नए राज्य को शामिल करने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अनुच्छेद 2 के तहत दोस्तों संसद जो है नए राज्यों को भारत में शामिल कर सकती है। जैसे हमने गोवा को भारत में शामिल किया, सिक्किम को भारत में शामिल किया, तो उसके लिए आर्टिकल 2 का संसद द्वारा प्रयोग किया गया था। तो नए राज्यों को शामिल करने की शक्ति किस में लिखी हुई है? आर्टिकल 2 में। यह जो प्रश्न है कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा अनुच्छेद संसद को नए राज्यों के निर्माण, मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन करने का अधिकार देता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, अनुच्छेद 3। दोस्तों, आर्टिकल 3 जो है वह संसद को नए राज्यों के निर्माण, मौजूदा राज्यों के क्षेत्र, सीमा और नामों में परिवर्तन करने का अधिकार देता है। देखिए आपके सामने यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है कि यह जो क्वेश्चन है 3-4 बार एग्जाम में आ चुका है, तो इसको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 5 किस विषय से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, नागरिकता से संबंधित है। आर्टिकल 5 दोस्तों अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता के संबंध में प्रावधान किए गए हैं और नागरिकता का जो उल्लेख है वह संविधान के भाग 2 में किया गया है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पाकिस्तान से भारत में आए लोगों को नागरिकता देने की बात किस अनुच्छेद में की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, अनुच्छेद 6 में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यह जो प्रश्न है वो भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। प्रश्न क्या है? वे व्यक्ति जो विभाजन के समय पाकिस्तान चले गए और बाद में भारत लौटे, उनकी नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, अनुच्छेद 7। एक बार अच्छे से प्रश्न को देखना है कि वे व्यक्ति जो विभाजन के समय पाकिस्तान चले गए और बाद में भारत लौटे, उनकी नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 7 उनकी नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को करता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा 7वां प्रश्न है दोस्तों, विदेशों में रहने वाले भारतीयों की नागरिकता से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 8 में विदेशों में रहने वाले भारतीयों की नागरिकता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है, कोई व्यक्ति यदि स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेता है तो वह भारत का नागरिक नहीं रहेगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेता है तो वह भारत का नागरिक नहीं रहेगा और ये प्रश्न भी दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारतीय नागरिकता से वंचित करने की शक्ति किस अधिनियम के अंतर्गत आती है? तो इसका राइट आंसर होगा नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद संविधान के किस भाग में है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, भाग 2 में। दोस्तों संविधान के भाग 2 में आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अब बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, संविधान में राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 12 में। दोस्तों अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा का उल्लेख किया गया है। देखिए दोस्तों, ये जो हम एमसीक्यूज लगा रहे हैं उसको आप एक टेस्ट के रूप में भी सॉल्व कर सकते हैं और लास्ट में बताइएगा कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा और आपका रिवीजन भी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसका जो पीडीएफ है दोस्तों वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसका नाम है यूपीएससी पॉइंट ऑफिशियल। आप चाहें तो सीधा सर्च कर सकते हैं या फिर उसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हैं। हमारा 12वां प्रश्न है दोस्तों,
संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने से रोकता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए अनुच्छेद 13। दोस्तों अनुच्छेद 13 में कहा गया है कि यदि संसद ऐसा कानून बनाती है जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो तो ऐसे कानून को सुप्रीम कोर्ट रद्द कर सकता है या फिर उसको हाइड कर सकता है, छुपा सकता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद से शुरू होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 14 से। दोस्तों अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है जो कि हमारा मौलिक अधिकार है। चलिए अब आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य द्वारा धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव न करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 15 में। चलिए अब 15वें क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा 15वां क्वेश्चन है दोस्तों, सार्वजनिक नियुक्तियों में समान अवसर का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 16 में। दोस्तों आर्टिकल 16 जो है वह लोक नियोजन में अवसर की समानता का प्रावधान करता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अस्पृश्यता को समाप्त करने वाला अनुच्छेद कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 17। देखिए दोस्तों हम धीरे धीरे 395 तक के अनुच्छेदों की ओर बढ़ेंगे। आपको स्टार्टिंग के क्वेश्चन थोड़ा सा इजी लग रहे होंगे, धीरे धीरे इनका लेवल बढ़ने वाला है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 18 किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपाधियों के अंत से संबंधित है दोस्तों अनुच्छेद 18। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा 18वां प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। भारत में स्वतंत्रता के अधिकार की शुरुआत किस अनुच्छेद से होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 19 से। दोस्तों अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लेख किया गया है जो कि हमारा मौलिक अधिकार है, और 23 से हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो भैया स्वतंत्रता के अधिकार की शुरुआत कहाँ से होती है? आर्टिकल 19 से। अगला प्रश्न है दोस्तों, अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित है आर्टिकल 20, जिसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, किसी भी व्यक्ति को एक ही गुनाह के लिए दोहरा दंड नहीं दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 21 में। आगे बढ़ें। अगला है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की शुरुआत किस अनुच्छेद से होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 36 से। दोस्तों आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है, और दोस्तों नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के भाग 4 में किया गया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा 22वां प्रश्न है दोस्तों, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से दिया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है, और पंचायतों का उल्लेख आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक किया गया है। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद रखना है। और दोस्तों जब 73वां संविधान संशोधन किया गया तो 11वीं अनुसूची को साथ ही साथ में जोड़ा गया था, और पंचायतों के लिए 29 विषयों को शामिल किया गया था। तो ये 3-4 फैक्ट मैंने आपको एक्स्ट्रा बताए हैं, उनको याद रखना है। इसी के साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यदि आपको पंचायतों से संबंधित आर्टिकल याद नहीं होते हैं तो उनको आप ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं, जिसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हमने सभी आर्टिकल को 243 ए से लेकर ओ तक सभी आर्टिकल को ट्रिक से याद किया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियां किस भाग में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भाग 5 में। चलिए अब आगे बढ़ें। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अटॉर्नी जनरल से। दोस्तों इसकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और यह भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। तो इसको अच्छे से याद रखना है कि आर्टिकल 76 में किसका वर्णन है दोस्तों? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का। अगला प्रश्न है दोस्तों, संसद की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति। दोस्तों संयुक्त बैठक का उल्लेख संविधान के 108 में किया गया है, और संयुक्त बैठक जो है वह राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का संशोधन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 368 के तहत, जिसका उल्लेख संविधान के भाग 20 में किया गया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी
12 अनुसूचियां हैं टोटल। लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है कि जब हमारा मूल संविधान बना था तो उस समय संविधान में टोटल 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में वित्त आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद में की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 243 के अंतर्गत दोस्तों पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान किया गया है। इसके लिए दोस्तों 73वां संविधान संशोधन किया गया था और पंचायतों को 29 विषय सौंपे गए हैं और इसी के साथ साथ दोस्तों 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सार्वजनिक सेवाओं से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? मतलब सिविल सर्विसेज से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। दोस्तों 312 में सिविल सेवाओं के बारे में बताया गया है कि उनका गठन किस प्रकार किया जाएगा। 315 में लोक सेवा आयोगों का वर्णन किया गया है और 320 में उनके कार्यों के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। तो सिविल सर्विसेज से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? तो ये सभी हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संसद में संयुक्त बैठक की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 108 में। दोस्तों अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 61 में दोस्तों राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। वहीं आर्टिकल 53 यानी 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। वहीं दोस्तों आर्टिकल 74 यानी 74 में कहा गया है कि एक मंत्री परिषद होगी जिसकी सलाह और सहायता पर राष्ट्रपति कार्य करेंगे। जबकि आर्टिकल 78 में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 53 के अनुसार दोस्तों संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष। दोस्तों यदि लोकसभा अध्यक्ष नहीं हो तो लोकसभा उपाध्यक्ष जो है वह संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। यदि लोकसभा उपाध्यक्ष भी ना हो तो राज्यसभा का जो उपसभापति होता है ना, वह संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। तो इसको अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा 35वां प्रश्न है दोस्तों, संसद के अनुमोदन के बिना राष्ट्रपति कितने समय तक अध्यादेश जारी रख सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 6 सप्ताह तक। दोस्तों अध्यादेश का वर्णन आर्टिकल 123 में किया गया है, तो आर्टिकल को भी याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद भारत में राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 155। दोस्तों राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वह राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और ये जो राज्यपाल है वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर कार्य करता है। तो आर्टिकल 155 में दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों हमारे, अनुच्छेद 164 किस विषय से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मंत्री परिषद से संबंधित है दोस्तों आर्टिकल 164। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यपाल को मंत्री परिषद की सलाह पर अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद से प्राप्त होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 213 से। दोस्तों आर्टिकल 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। वहीं आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 124 में। दोस्तों अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख किया गया है। आगे बढ़ें। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 65 वर्ष। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनकी सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है, लेकिन जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं उनकी जो सेवानिवृत्ति की आयु है वो है 62 वर्ष। दोस्तों हमने पिछली वीडियो में प्रमुख संविधान संशोधनों के बारे में पढ़ा था, जहां पर हमने जाना कि 15वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो हाई कोर्ट के जज हैं उनकी आयु जो है 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई थी। तो
जो उच्च न्यायालय होगा उसके न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष है, और जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होंगे उनकी जो सेवानिवृत्ति की आयु है वो है 65 वर्ष। तो इसको अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, उच्च न्यायालयों की स्थापना किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 214 में। हाई कोर्ट की जो स्थापना है इसका वर्णन कहाँ किया गया है? आर्टिकल 214 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न क्या है? कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को विधेयकों पर निर्णय की शक्ति देता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 200। दोस्तों अनुच्छेद 200 के तहत जो राज्यपाल है वह किसी भी विधेयक को अनुमति दे सकता है, अनुमति देने से मना कर सकता है, या फिर पुनर्विचार के लिए भी लौटा सकता है। तो इसको अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संविधान की नवी अनुसूची किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भूमि सुधार से। दोस्तों पहले संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में नवी अनुसूची को जोड़ा गया था और जिसमें भूमि सुधार का उल्लेख किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन लागू करने से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, अनुच्छेद 356 जो है वह राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने से संबंधित है, जबकि 360 जो है दोस्तों वित्तीय आपातकाल से संबंधित है, और 352 जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट को विशेष अनुमति याचिका स्वीकार करने का अधिकार है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 136 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है विशेष अनुमति याचिका को स्वीकार कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को विशेष अधिकार दिए गए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 30 में दोस्तों अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य को समान वेतन सुनिश्चित करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 39 के तहत दोस्तों यह प्रावधान किया गया है कि महिला और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान किया जाना चाहिए। तो इसको अच्छे से याद रखना है। चलिए आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को राज्यसभा में 12 सदस्यों के मनोनयन की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, अनुच्छेद 80। चलिए आगे बढ़ें। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में किसके कर्तव्यों को विश्लेषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री के कर्तव्यों को। दोस्तों आर्टिकल 78 में प्रधानमंत्री के लिए कहा गया है कि वह जो है राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के निर्णयों के बारे में सूचित करेगा, मतलब प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख आर्टिकल 78 में किया गया है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 110 किस विषय से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, धन विधेयक से संबंधित है, आर्टिकल 110। अब हमारा 51वां प्रश्न है, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, एक भी नहीं। देखिए दोस्तों यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो हमारे मूल संविधान में तो एक भी नहीं था। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है और 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। आगे चलकर दोस्तों 86वें संविधान संशोधन से एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, तो इस तरह से वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, लेकिन मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। तो इसको अच्छे से याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 21A के तहत दोस्तों 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी, ऐसा प्रावधान किया गया है और इसके लिए 86वां संविधान संशोधन किया गया था। तो इसको अच्छे से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, जिसका प्रयोग या तो वो खुद करेगा या फिर किसी अन्य के माध्यम से करवा सकता है। तो इसको अच्छे से याद रखना है। हमारा 54वां प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को विधायी कार्यों में असहमति व्यक्त करने का अधिकार है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 111 में। दोस्तों अनुच्छेद 111 में कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है किसी भी विधेयक को अनुमति देगा, अनुमति देने से मना कर देगा, या फिर
फिर पुनर्विचार के लिए लौटा देगा, मतलब असहमति भी व्यक्त कर सकता है। ऐसा प्रावधान कहाँ किया गया है? आर्टिकल 111 में। तो इसको अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जनहित याचिका का मूल उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, आम जनता को सस्ता और शीघ्र न्याय प्रदान करना जनहित याचिका का मूल उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सूची पर संसद द्वारा कानून बनाने का प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 249 के तहत दोस्तों संसद जो है वो राज्य सूची पर कानून बना सकती है, बशर्ते इसके लिए जो राज्यसभा है 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पारित करे। इसके बाद संसद राज्य सूची पर कानून बना सकती है और इसका उल्लेख कई में किया गया है? आर्टिकल 249 में। हमारा 57वां प्रश्न है, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मिनर्वा मिल्स केस किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मौलिक अधिकार और डीपीएसपी से। दोस्तों मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो डीपीएसपी है और जो फंडामेंटल राइट है दोनों के बीच में सामंजस्य होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान के अनुसार पिछड़े वर्गों के लिए आयोग के संबंध में प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 340 में। दोस्तों अनुच्छेद 340 में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए एक आयोग का गठन होगा, ऐसा प्रावधान किया गया है। वहीं अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जातियों के लिए एक आयोग का गठन होगा, ऐसा प्रावधान है। और दोस्तों अनुच्छेद 338 ए में अनुसूचित जनजातियों के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा, ऐसा प्रावधान किया गया है। यदि हम पिछड़े वर्ग के लिए आयोग के प्रावधान की बात करें तो उसका उल्लेख किया गया है आर्टिकल 340 में, इसको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। संविधान के अनुसार वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 360 में। जबकि दोस्तों अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है और 356 में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किया गया है। तो वित्तीय आपातकाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 360 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजभाषा, इसको राष्ट्रीय की जगह राज कर लेना, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। राजभाषा के संबंध में संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 343। दोस्तों अनुच्छेद 343 में राजभाषा का उल्लेख किया गया है। यदि हम भाग की बात करें तो राजभाषा का उल्लेख संविधान के भाग 17 में किया गया है, तो इसको भी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ें। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 ए किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नागालैंड से। दोस्तों अनुच्छेद 371 ए में नागालैंड के संबंध में विशेष प्रावधान किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 148 में दोस्तों नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के संबंध में वर्णन किया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 174 में दोस्तों राज्यपाल जो है वह सत्र को भंग कर सकता है, इसका उल्लेख किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न को देखेंगे, शहरी स्थानीय निकाय किस भाग में वर्णित है? यानी सीधी सी बात है, ये पूछ रहा है कि नगर पालिकाओं का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भाग 9A में दोस्तों शहरी स्थानीय निकाय का वर्णन किया गया है और इसके लिए 74वें संविधान संशोधन को किया गया था। इसी के साथ दोस्तों 74वें संविधान संशोधन से संविधान में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 244 में। दोस्तों अनुच्छेद 244 में आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन यानी अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का वर्णन किया गया है, तो अनुच्छेद 244 को याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे, परम अनुच्छेद यानी ग्रांड आर्टिकल किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 32 को। दोस्तों आर्टिकल 32 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट है वो रिट जारी कर सकता है, इसी वजह से इसको ग्रांड आर्टिकल के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जाती है। दोस्तों अंतर्राज्यीय परिषद का जो अध्यक्ष होता है वह प्रधानमंत्री होता है और इसकी स्थापना जो है वह राष्ट्रपति द्वारा
की जाती है। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरणों का यानी केट का प्रावधान किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 223 ए के तहत दोस्तों केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरणों के गठन के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद किसी राज्य के उच्च न्यायालय की अधिकारिता को विस्तार दे सकती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 230 के तहत। दोस्तों अनुच्छेद 230 का प्रयोग करके संसद जो है किसी राज्य के उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार को विस्तारित कर सकती है। तो आपको अच्छे से याद रखना है कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 230। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 226 के तहत दोस्तों हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है। वहीं दोस्तों आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति का उल्लेख किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का संविधान लागू होने की तिथि का उल्लेख किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 394 में। दोस्तों अनुच्छेद 394 में कहा गया है कि संविधान के कुछ प्रावधान 26 नवंबर से लागू हो चुके हैं और बाकी के जो प्रावधान हैं वो 26 जनवरी 1950 से पूरे भारत में लागू हो चुके हैं। तो भारत का संविधान लागू होने की तिथि का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 394 में। तो इसको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। दोस्तों आज का ये जो टॉपिक है वो यहाँ पर ख़त्म होता है। इसकी जो पीडीएफ है पूरी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसका नाम है यूपीएससी पॉइंट ऑफिशियल। ठीक है, आप चाहें तो उसको डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं या फिर उसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो वहाँ से क्लिक करके सीधा ज्वाइन हो सकते हैं। आशा करता हूँ कि आज का जो वीडियो है काफ़ी अच्छा लगा होगा आपको। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।